तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हम लोग के अपने परिवार यूट्यूब चैनल अनितायन क्लासेस में। यार मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। टीडी कॉलेज एंट्रेंस संबंधित बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मुझे कॉलेज के एक सर से बातचीत हुई है, ठीक है। उसमें क्या पता चला है कि इस बार का जो पेपर है, जिस बार का जो साइंस का पेपर होने वाला है, चाहे वो बीएससी एजी का हो, चाहे वो बीएससी मैथ या बीएससी बायो का हो, इस बार जैसे कि हर बार क्या था, जैसे थ्योरेटिकल आता था, थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के, मतलब थोड़ा बच्चों को फंसाने के लिए क्वेश्चन आते थे, थोड़े टफ क्वेश्चन आते थे, जो कि जैसे कि मतलब न्यूमेरिकल टाइप, और जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड पढ़ते हो, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ कि जो उनका कहने का मतलब ये था कि बच्चे इस बार उस तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं जैसे कि जो टीचर के गाइडलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर क्या इस बार जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है टीडी कॉलेज के एंट्रेंस का, तो दोस्तों इसमें इस तरीके से सुधार किया गया है कि बच्चों को वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाएगा जो वो खुद से पढ़ने में सक्षम है। उनका कहने का सीधा मतलब यही हुआ कि मतलब कि जो जनरल साइंस होता है, ठीक है, जनरल मतलब जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में जो आते हैं, जिसको हमें बहुत मतलब जिसमें ताम झाम नहीं होता है, ठीक है, जो बच्चे खुद से तैयारी कर सकते हैं, जिसकी बस वही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाने वाले हैं। और उसी सिलसिले में मैं आपको लिए, चाहे बीएससी बायो कहिए, चाहे बीएससी मैथ, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन यहाँ के जीके के आपका वहाँ भी मिल सकता है, जैसे कि बीकॉम वगैरह में, ठीक है। समझिए कि उनका कहने का मतलब यही था। इसलिए मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले आते थे, जो कि मतलब कि 100 क्वेश्चन में 10-20 केवल नॉर्मल आते थे और सब हार्ड ही आते थे, तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा एक क्लास ये आपके सामने ला के रखने वाला हूँ। अपना एग्जाम केवल 3 दिन और बचा है दोस्तों, 2 दिन बचा है यार। आज 4 तारीख है, आपको बता दें, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत अधिक पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो शायद दे रहा था क्योंकि उसको पैसे पे नहीं हुए थे, ठीक है। तो फिर हम उसी क्वेश्चन को हम एक अलग फॉर्म में देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं अपना, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है। आपके ऑप्शंस हैं गति, बल, ऊर्जा या विनिमय। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बल, जो एमएलटी है किसका है, वो बल का है। आगे देखिए कि थर्म, थर्म किसका यूनिट है, उष्मा का, ऊर्जा का या द्रव का या गति का। तो जो आपका थर्म है दोस्तों, वो आपका उष्मा का यूनिट है। आगे देखिए कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, या दूरी बढ़ जाती है। तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, गति का या ऊर्जा का या द्रव का। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो आपका दूरी का मात्रक है। आगे देखिए कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान, गति से या ऊष्मा से। जो टेस्ला है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, जो हो करके होता है, जो ओम का उल्टा होता है, और मिनट या गति या आयाम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो विद्युत चालकता का यूनिट क्या है, मोह है, ठीक है। आगे देखिए कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, ऊर्जा, घनत्व या ऊष्मा या गति। तो जो पिक्नोमीटर होता है, इस ये उपकरण जो है आपका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। दोस्तों बताइए कि एम्पियर सेकंड जो है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का या गति का या ऊष्मा का। तो आपको बता दें कि एम्पियर सेकंड आपका आवेश की मात्रा का मात्रक है। आगे देखिए अब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का, गति का या ऊष्मा का, द्रव का। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपका किसका मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है कि क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी के कारण या आवेश की कमी के कारण। तो जो देखिए मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंड होती है। मेघाच्छन्न मतलब जो बदली ऐसे रहती है ना, तो वही कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो, आपका यहाँ पे बी है, विकिरण के कारण, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस
आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती हैं, अधिक मात्रा में फैलती हैं या कम मात्रा में फैलती हैं। तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जी हाँ, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद का, ऊष्मा का, गति का या गोले का। तो सबसे अधिक ऊष्मा सुचालक क्या होता है, पारद का होता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है, ऊष्मा का नियम या पास्कल का नियम या आवेश का नियम या गति का नियम। जी हाँ, जो पास्कल का नियम होता है, जो मोटर कारों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है, उस पर क्या बल लगता है आपका, नियम लगता है आपका, जी हाँ, पास्कल का नियम लगता है। बस में ड्राइवर के पास जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण या सामान्य दर्पण या अवतल दर्पण। तो आपको बता दें कि जो बस में ड्राइवर के पास दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए हीरे की चमक का क्या कारण है, प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या बहुलित बाहरी परावर्तन। तो जो हीरे की चमक का कारण है वो आपका है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। आगे चलते हैं कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का, अपवर्तन का या कैमरे का या ऊष्मा का। तो आपको बता दें कि जो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए आपका प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन या ऊर्जा। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर बी है, यहाँ पे सीधी छाप बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, अपवर्तन, परावर्तन या प्रिज्म या सीधी छाप। जी हाँ, परावर्तन एक ऐसा कारण है जिसके कारण तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। आगे देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, प्रकाश का जो वेग है किसने मापा था, न्यूटन ने, रोमर ने, हॉकिंस ने, डॉक्टर भाभा ने। तो जो प्रकाश का वेग है सबसे पहले रोमर ने मापा था। देखिए फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया या परावर्तन की क्रिया। तो जो आपका फाउंटेन पेन है दोस्तों वो आपका केशिका क्रिया पर नियम पर काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जा रहा है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं, अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। ठीक है, क्वेश्चन 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए, अनेक अपवर्तन के कारण रात में तारे चमकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर है 54 dB, 45 dB, 37 डेसिबल, तो 39 dB। तो 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है यहाँ पे आपका 45 dB, इतना शोर का अनुमानित स्तर है। आगे देखिए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तेज गति के द्वारा या विकिरणों के द्वारा या तरंगों के द्वारा या कम गति के द्वारा। हाँ, सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर आपका विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन 24 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल में ऊपरी भागों में जो ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से या हानिकारक किरणों से। तो वायुमंडल जो ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है वो आपका पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे देखिए कि प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट या 8.5 मिनट। तो आपको बता दें कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 45 या 20। तो एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, आगे देखिए कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठाता है। तो आपको पता है ये सब क्वेश्चन कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, मैं जैसा कि बताया हूँ। ठीक है, आगे देखिए कि किसकी घटना या ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोष की घटना के कारण। 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन जो ए है किसकी घटना के कारण बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके
क्या किया जा सकता है, करके ठीक किया जा सकता है। तो आपको बता दें जो निकट दृष्टि दोष है, तो आपको मैंने बताया है कि बार निकट 3 अक्षर का तो 4 अवतल, दूर 2 तो 3 उत्तल, ठीक है। तो 2 3 3 4 ऐसे करते। तो निकट 3 का है तो 4 अवतल। तो आपका जो राइट आंसर क्या है, जो ऑप्शन बी है अवतल लेंस, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, दूरदृष्टि, समीप दृष्टि या नेत्रिका या नेत्र दोष। तो जो मायोपिया है वो आपका समीप की दृष्टि का दूसरा नाम है। आगे देखिए कि वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नहीं नज़दीक से देखा जा सकता है। आज क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आपको बता दें उत्तल लेंस या दूरबीन या उत्तल लेंस या नेत्रिका। तो दूरबीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको दूर की वस्तु को नज़दीक करके देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा जा रहा है, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है या तेज गति को सहन कर सकती है। तो जो किसी बांध की दीवार जो नींव होती है अधिक चौड़ी होती है इसलिए क्योंकि वो जो दाब बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो उसे सहन कर सके। आगे देखिए कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, गति, उष्मा का या ऊर्जा का। तो जो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है वो आपका जड़त्व का देता है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, किसका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर या हैंगरो के सिद्धांत पर। जो फुहारा होता है दोस्तों आपका वो बर्नौली के सिद्धांत पर आपका काम करता है। एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है, गति के वेग को, उष्मा के वेग को या पवन के वेग को या ऊर्जा को। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो एनोमोमीटर होता है वो आपका सी पवन के वेग को मापने के लिए काम आता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव या आंतरिक तनाव या घर्षण। तो आपको बता दें जो बॉल पेन होता है अपना वो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। देखिए पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो बताइए कि जो पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। आपके ऑप्शंस देखिए आंतरिक तनाव या पृष्ठ तनाव या घर्षण या बाहरी तनाव। जी हाँ, आपका जो पृष्ठ तनाव यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग या संवेग या शक्ति के वेग से। जो तड़ित होता है दोस्तों आपका विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था, गृह मतलब घर, वो अलग घर नहीं, गृह मतलब मुझे लगा ग्रह गति। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी जॉस कैपलर। कैपलर सबसे पहले ग्रह के गतियों का नियम दिया था। ठीक है, तो ग्रीन है दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ग्रह नियम का निरूपण किसने किया था। आगे देखिए कि वायुमंडल खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। ठीक है, कैसे, अभिकेंद्र बल के कारण या उष्मावेग के कारण या घर्षण बल के कारण या विद्युत बल के कारण। जी हाँ, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किस कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, संवेग का संरक्षण या वेग का संरक्षण या गति का संरक्षण या अभिकेंद्र का। तो संवेग का संरक्षण। जी हाँ, रॉकेट की जो गति है उस पर क्या, संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, मैं तभी बढ़ूंगा जब आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उसे लाइक करेंगे और बहुत सारा कमेंट करके बताएंगे कि जी हाँ आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आप करें या ना करें, एग्ज़ाम के बाद आप करने आएंगे ज़रूर। आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि यार एकदम सेम जैसा सर ने कहा था सेम वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। मैं भी आपका सर नहीं हूँ दोस्तों, सॉरी, इसके लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको करूँगा। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, सपोर्ट करते रहेगा क्योंकि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या है इसका रीज़न, क्या है, आप ही हैं यार। ठीक है, आगे देखिए कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, इथाइलिन, ईथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन। तो आपको बता दें कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए आपका इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आगे देखिए इनमें से सबसे अधिक कोमल कौन सा है, फिटकरी, हीरा, टेरिलियम या पुखराज। जी हाँ, सबसे अधिक कोमल आपका हीरा होता है। सबसे अधिक कोमल आपका कौन सा होता है, हीरा। सबसे अधिक टेरिलियम, पुखराज, वेट फॉर दैट। ओ नो, यहाँ पे रॉन्ग आंसर तो नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए, मैं इसको आपको क्यूज के माध्यम से आपको बताऊंगा। मुझे इसमें कुछ शक सा लग रहा है क्योंकि हीरा तो बहुत कठोर पदार्थ होना चाहिए यार।
ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सा असंरक्षित बल है, कौन सा इनमें से असंरक्षित बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का बल या श्यानता का बल या अंतर परमाणुवी बल या स्थिर वैद्युत बल। जो आपका श्यानता का बल है वो संरक्षित बल है। आगे देखिए कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो ऑप्शन में जो ए है बैरोमीटर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है, लैक्टोमीटर या मैनोमीटर या पीरोमीटर या टैकोमीटर। तो जो दूध की शुद्धता होती है वो आपका लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या कार्बन या नाइट्रोजन। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बता दें कि जो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है उस गैस का नाम क्या है, मीथेन है। ठीक है, आगे देखिए कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल या खमीर। तो आपको बता दें कि जो आपका इथाइल अल्कोहल है ये किण्वन प्रक्रिया से। ठीक है, आगे देखिए कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, बताइए। अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है या फिर हवा में वाष्पीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण वाष्पीकरण दो अलग चीज़ें हैं, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो आपको बता दें कि जो ये हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे देखिए किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। तो आपको बता दें दोस्तों जो अणु होता है यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। अणु से छोटा तो परमाणु होता है, परमाणु से छोटा तो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, यशद लेपन कहते हैं। आगे देखिए कि विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, निस्पंदन, वाष्पीकरण या निस्तारण या अवसादन। तो जो विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। आगे देखिए कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तन किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण या आसवन या उपचयन या अपचयन। जी हाँ, आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसकी बहुलीकरण द्वारा होता है, मीथेन या एसिटिलीन या इथाइलिन या स्टायरीन। तो आपको बताएं जो ऑप्शन सी है इथाइलिन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं, सुक्रोज, विटामिन सी या नमक या दूध। तो आपको बता दें कि सुक्रोज का प्रयोग करते हैं, जो खिलाड़ी खेलते टाइम जो ड्रिंक करते हैं वो आपका सुक्रोज करते हैं। आगे देखिए कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, उपमिश्रण से कोई नहीं। तो कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति आपका इनमें से किसी से भी निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए कि एटम बम की खोज किसने की थी, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन या केपलर या रदरफोर्ड। तो आपको बता दें कि जो आपका एटम की खोज की गई थी उसे ऑटो हॉर्न ने, एटम ऑटो देखो मैच कर रहा है, तो उन्हीं ने खोज की थी। आगे देखिए बताइए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, नील्स बोर ने, जे.एल. बेयर्ड ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या ग्राहम बेल ने। तो जो टेलीग्राम का आविष्कार है आपका जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, आगे देखिए कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इज़कमैन, बैटिंग या डोमोक एच जी खुराना। तो आपको बता दें कि इंसुलिन का आविष्कार आपका बैटिंग के द्वारा किया गया था। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक है,
अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, या उड़न क्षमता अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। तो ऑप्शन में जो डी है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? जो बैटरी बनाने में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका प्रयोग किया जाता है। देखिए कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या गंधक, या स्पंज? जी हाँ, जो प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए आपका जी हाँ गंधक पदार्थ को मिलाया जाता है। आगे देखिए गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या टीएनटी व लकड़ी के कोयले का? तो आपको बता दें ऑप्शन जो सी यहाँ पे सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का ये मिश्रण होता है, गन पाउडर। ठीक, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, या सोडियम फास्फेट, या सोडियम नाइट्रेट? तो आपको बता दें ये आपका राइट आंसर जो बी है सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल? जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर जो बी है सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, या क्लोरीन, या क्रिप्टन? तो आपको बता दें दोस्तों कि ऐसी कौन सी गैस है जो क्लोरीन है आपका वायुमंडल में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कि समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, या वाष्पीकरण, या क्रिस्टलीकरण, या आसवन? तो समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए आपका जो वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है। आगे देखिए कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? जो सिरके की प्रकृति होती है उसकी जो अम्लीय वो किस कारण होती है? आपका एसिटिक अम्ल के कारण होती है। खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, या हाइड्रोजन, या बोरॉन? तो आपको बता दें कि खनिजों एवं चट्टानों में आपका कार्बन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखिए कि रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है साइकोहाइट्स, एपीफाइट्स, या जेरोफाइट्स, या हेलियोफाइट्स? तो आपका ऑप्शन सी है जेरोफाइट्स। ये आपका रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है। आगे देखिए इनमें से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, या जियोलॉजी, या एनाटॉमी? तो आपको बता दें कि जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है इसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। देखिए पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, या जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या ये सभी? तो जो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत है यहाँ पे जो ऑप्शन में जो डी है यहाँ पे आवश्यकता का सिद्धांत भी सही है, उपयोगिता का भी सही है, और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना, या प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दें कि जो प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है इन सभी चीज़ों के बारे में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, या पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी है कि जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है उसका मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से उन्मूलन करना। आगे देखिए किन में से किसका वेग अधिकतम है? हवा, जलधारा, या ध्वनि, या प्रकाश? तो वेग किसका अधिकतम होता है? जो ऑप्शन में डी है प्रकाश सबसे अधिक वेग आपका इसी का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कहा जा रहा है। देखिए आगे देखिए तो दोस्तों आप लोग की हेल्प से हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं 2.03 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोस्तों। आप लोग का सहयोग अगर आप लोग का शेयर करते रहेंगे दोस्तों, लाइक करते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, कमेंट करके बताते रहेंगे तो यार हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ जाएंगे। तो यार वीडियो आपको देखते रहिए ठीक है, और वीडियो आज 2-3 वीडियो अभी और आने वाली है ठीक है, कि मुझे पता चल गया कि हाँ एग्जाम में पूछा क्या जाएगा ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।